बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले हमने जो है वीडियो में उसका हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हमने जो है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़े थे। अब हम बात कर लेते हैं, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है एंटी मस्करेनिक ड्रग्स इसमें थे, ठीक है। उसके अंदर हम एट्रोपिन को अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं हर सिस्टम के ऊपर जो जो ड्रग इफेक्ट कर रही है, ठीक है। स्पेसिफिकली हम किस लिए क्लिनिकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं एट्रोपिन के बारे में। एट्रोपिन के अंदर जो हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें ये याद रखनी है, ठीक है। उनके अंदर क्या क्या आ जाते हैं। एक तो होता है ये नेचुरली अकरिंग अल्कलाइड है, ठीक है। नेचुरली अकरिंग अल्कलाइड है और फाउंड कहाँ होता है, ये एट्रोपा बेलाडोमा हमारे पास प्लांट है, वहाँ से हमारे पास जो है ड्राइव होता है, वहाँ से हम निकाल सकते हैं, वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेचुरली अकरिंग अल्कलाइड हो गया। दूसरी बात ये कि टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन के साथ हमारे पास 3 R ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड ही बन सकते हैं जो हमारे पास ग्रुप अटैच हो गए हैं। उसके अलावा जो है अगर हमारे पास चौथा ग्रुप अटैच होगा तो ये पोलराइज हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर एक साइन आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये क्या है जो हमारे पास, ये है टर्शियरी अमाइन, ठीक है। टर्शियरी अमाइन ये क्या है, अनआयोनाइज्ड, ठीक है। जाहिर है इसके अंदर कोई साइन नहीं, अनआयोनाइज्ड होता है। वो होता है क्वार्टरनरी जो अमाइन होता है, यानी कि 4 ग्रुप से अटैच होते हैं, वहाँ N पॉजिटिव हो जाता है। तो ये अनआयोनाइज्ड है। तो जब अनआयोनाइज्ड है तो पोलर भी नहीं है, नॉन पोलर है, ठीक है। जो नॉन पोलर होते हैं वो वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होते, वो लिपिड सोलेबल होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर, जो पोलर होते हैं वो ज्यादा वाटर सोलेबल होते हैं और लिपिड अनसोलेबल होते हैं। तो लिपिड अनसोलेबल है, इसका मतलब ये है कि ये क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर में जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है। तो लिपिड के अंदर सोलेबल है, इट मींस के ये क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है। जैसे ही आप, जाहिर है अगर ब्रेन के अंदर एंटर होगा तो सीएनएस के अंदर एंटर होगा और टॉक्सिसिटी वहां पे अपनी कॉज कर सकता है, ठीक हो गया। ये क्या करता है, ये होता है क्या है, अब ये है एट्रोपिन जो कि एसिटाइलकोलिन, जो हमारे पास किसमें पड़ा था, जो हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स थी, ठीक है। उनके अंदर ये क्या करता है, ये फर्ज करें ये हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है। ये एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, पीछे एक ये हमारे पास नर्व है, ये 2 नर्व है, ठीक है। इसके बीच में एसिटाइलकोलिन है और यहाँ पे मस्करिनिक रिसेप्टर है। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास एट्रोपिन इस एसिटाइलकोलिन के जगह हमारे पास जो है ये एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। ये हमारे पास मस्करीन जो है, सॉरी एट्रोपिन इस मस्करीनिक रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा, ठीक है। एसिटाइलकोलिन की जगह एट्रोपिन जाके अटैच होगा, यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा उसका, वहां पे जाके अटैच होगा और इसके एक्शन को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो इसके उल्ट इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। अटैच ऑन रिसेप्टर एंड नॉन सेलेक्टिव मस्करीनिक, यानी कि ये M1 पे भी एक्ट करेगा, M2 पे भी एक्ट करेगा और M3 पे भी एक्ट करेगा, नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। अब ये हमें पता है M1 कहाँ पे होते हैं, M2 कहाँ पे होते हैं और M3 कहाँ पे होते हैं, 12 बता चुका हूँ। M3 अभी बता देता हूँ, M3 जो होता है सी हार्ट नॉट आइस, ठीक है। तो स्मूथ मसल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स M3 के जो है हमारे पास, और 7 इफेक्टर सेल्स, ठीक है। उसके बाद जो है M2 हार्ट के अंदर, M1 जो होते हैं नर्व टर्मिनल्स के अंदर भी होते हैं और 7 जो होते हैं हमारे पास हार्ट और उसके स्टमक के अंदर भी आ जाते हैं। उसके बाद इसके जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, यानी कि कितनी देर तक वो रहता है, पार एंट्री अगर इसको देंगे तो ये 4 आवर्स तक हमारे पास रहेगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 आवर्स होगा। जैसे आइस के सॉल्यूशन की फॉर्म में देते हैं तो वो इवन के 7 डेज तक भी रहता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इफेक्ट्स की, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एट्रोपिन किस किस सिस्टम पे कैसे इफेक्ट कर रही है। जैसे कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स अगर हम पढ़ें, मस्करीनिक रिसेप्टर्स 3 टाइप के होते हैं, M1, M2 और M3, ठीक है। मतलब 5 टाइप के होते हैं, लेकिन मेजरली ये होते हैं M1, M2 और M3। M3 का है स्मूथ मसल, इफेक्टर सेल्स और एंडोक्राइन के ऊपर, ठीक है। और M2 जो है, M3 यहाँ पे है, M2 जो है हार्ट के अंदर है, M1 स्टमक और नर्व टर्मिनल्स में है, ठीक हो गया। ये हमारे पास आगे मस्करीनिक रिसेप्टर्स। अब एट्रोपिन का डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, फर्स्ट करें सीवीएस है। सीवीएस में क्या होता है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी सिंपल क्या हो रही होती है, पहले हार्ट रेट डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स हैं तो वो क्या कर रही हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करवा रही हैं, कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करवा रही हैं और जो कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको डिक्रीज करवा रही हैं। एट्रोपिन ने इस इफेक्ट को उलट करना है, ठीक है। तो हार्ट रेट को ये इंक्रीज करेगा, कार्डिक आउटपुट को भी इंक्रीज करेगा और जो हमारे पास कार्डिक मोटिलिटी है, कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये क्या, ये हमारे पास ज्यादा यूज होते हैं जब पेशेंट जो है बहुत ज्यादा ब्रेडिकार्डिया के अंदर चला जाता है, तो हम तब देते हैं ये एट्रोपिन के इंजेक्शन, ठीक है, ताकि उसके जो है हार्ट रेट इंक्रीज कर सके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ सके उसके अंदर। दूसरी बात आ जाता है
आइस के अंदर हम सॉल्यूशन की फॉर्म में देते हैं। नॉर्मल कोलिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, उसके अंदर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और मायोसिस होगी वहां पे, और एकोमोडेशन होती है, ठीक है, वो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है, ठीक हो गया। ये क्या होता है, यहाँ पे हम एट्रोपिन दे रहे होते हैं ताकि जो प्यूपिल है वो डायलेट कर सकें। मायोसिस के बजाय हमारे पास क्या हो, माइट्रियासिस हो। ये हम ज्यादातर यूज करते हैं जब इंट्राओक्यूलर सर्जरीज करते हैं ना, तो हमारे पास ज्यादा देर डायलेट करने के लिए तो हम ये यूज कर सकते हैं एट्रोपिन। लेकिन आमतौर पे अब हम ये इसको यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि इसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से हम इसको जो है ना यूज नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ लिया पहले जो है वो तकरीबन 7 डेज तक सॉल्यूशन की फॉर्म में आई के अंदर रहता है। तो हम इसको ज़्यादातर शॉर्ट एक्टिंग जो है हमारे पास वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर साइक्लोपेंटोलेट, और ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा आ जाता है हमारे पास एकोमोडेशन लॉस करवा देता है, यानी कि साइक्लोप्लेजिया। जब हम फंडोस्कोपी करवा रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एकोमोडेशन का लॉस होना ज़रूरी है। तो हम फंडोस्कोपी के अंदर एग्जैक्ट रिजल्ट्स देखने के लिए हम इसके अंदर एट्रोपिन आइस के अंदर डालते हैं, ताकि हमारे पास जो है साइक्लोप्लेजिया हो जाए, उसका एकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है वो लॉस हो जाए और हम आराम से इसकी फंडोस्कोपी कर सकें। अब इसके जीआईटी इफेक्ट्स और स्वेटिंग और लैक्रिमेशन के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। जीआईटी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मल कोलिनर्जिक एक्टिविटी क्या करवा रही होती है, जीआई मोटिलिटी बढ़ा रही होती है, उसके स्फिंक्टर को ओपन कर रही होती है और उसकी सिक्रीशंस को बढ़ा रही होती है। इसका काम एट्रोपिन का एंटीकोलिनर्जिक है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा डिक्रीज करेगा जीआई मोटिलिटी। तो ठीक है, ये क्या होता है, जब हमारे पास स्पैज्म हो जाता है, मोटिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती है, ठीक है, उसकी वजह से स्पैज्म आ जाता है जीआईटी के अंदर, तो हम उसकी मोटिलिटी को डिक्रीज करने के लिए इसको एज एंटी स्पैज्मोटिक ड्रग भी दे सकते हैं। तो ये मोटिलिटी जीआईटी की डिक्रीज करेगी। लेकिन सिक्रीशन, जो जीआईटी की सिक्रीशन होती है ना, इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। हमारे पास ना इसको इंक्रीज कर रहा है ना इसको डिक्रीज कर रहा है। तो हम आम तौर पे वो पेशेंट जो कि गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये नहीं देते। अब क्यों नहीं देते, क्यों, ये अब स्टमक है फर्ज करें, ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंदर जो है ना पहले अल्सर बने हुए हैं, ठीक हो गया, और एसिड जो है आमतौर पे जो पहले कोलिनर्जिक एक्टिविटी की वजह से जो है वो जल्दी बाहर निकल जाता था, तो वो क्या करेगा, अब गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसकी मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जीआई मोटिलिटी, इसकी मोटिलिटी डिक्रीज होगी, तो अब एसिड जो है अंदर ज्यादा टाइम के लिए रहना शुरू कर देगा, तो अल्सर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अल्सर्स के ऊपर और नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा इसका, क्योंकि एसिड ज़्यादा देर के लिए अंदर ठहरना शुरू कर देगा। इसलिए गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट के अंदर हम एट्रोपिन नहीं देते होते, ठीक है, एंटी स्पैज्मोटिक ड्रग नहीं देते होते, ये वाली। उसके बाद आता है स्वेटिंग और लैक्रिमेशन। कोलिनर्जिक एक्टिविटी क्या करती है, आमतौर पे इन दोनों को बढ़ा देती है, स्वेटिंग को भी बढ़ाती है और लैक्रिमेशन को बढ़ाती है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एट्रोपिन जो है हमारे पास इसको डिक्रीज करती है, स्वेटिंग को। अब स्वेटिंग डिक्रीज होती है, हमें पता है कि जो स्वेटिंग है ना वो थर्मो रेगुलेशन कराती है बॉडी के अंदर। जब स्वेटिंग ही नहीं होगी, ये डिक्रीज कर देगी, बिल्कुल खत्म कर देगी स्वेटिंग, तो हमारे पास जब स्वेटिंग ही नहीं होगी तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। अंदर ही अंदर बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा तो हमारे पास हाइपरथर्मिया आएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया या एट्रोपिन फीवर, एट्रोपिन की वजह से फीवर हो जाना। तो हम इस चीज़ के अंदर इसको यूज़ नहीं करते होते, स्वेटिंग को रिड्यूस करने के लिए इसको हम यूज़ नहीं करते होते। इफेक्ट आता है लेकिन नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बाद लैक्रिमेशन नहीं होगी तो ज़ीरोस्टोमिया हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई, ये हमने पढ़ लिया एट्रोपिन का। अब मैं आपको कुछ हमारे पास सिंपल जो है ये सिंपल जो सिस्टम्स हैं सीएनएस के अंदर, और ये सिस्टम्स हैं, अगली वीडियो के अंदर मैं सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा, उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, वो बताऊंगा। वो आप याद कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा।